इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ इंटरव्यू कॉल, तो कुछ तो गलती होगी आपके रेज्यूमे में। ऐसा तो नहीं है कि आप सब चीज़ें गलत ही किए हो, लेकिन कुछ तो गलती होगी। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, आपको पता है कि मुझे नॉलेज है मेरे काम का, बट मुझे कॉल ही नहीं आ रहा, तो मैं कैसे बता पाऊंगा। आज 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, मुझे अब तक कॉल ही नहीं आया, तो मैं कैसे, मुझे जॉब मिलेगी या मुझे हायर सैलरी की जॉब मिलेगी, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा कि जो सबसे मेजर 5 रीज़न हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू कॉल नहीं आती है, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता, मैं अभियोत फॉरवर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप बात करना चाहते हो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की, सेक्टर है क्या, मतलब उसके अंदर क्या कैटेगरीज है, क्या आपको अगर आपको जानना है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। नंबर 1 पे है लेआउट ऑफ योर रेज्यूमे। अब लेआउट ऑफ रेज्यूमे क्या है, अब मैं आपको सिर्फ 2 केस देता हूँ। आपको अभी करंटली पता है कि इजराइल फलस्तीन का वॉर चल रहा है, इसके वजह से आपको पता है न्यूज़पेपर में भी उसके बारे में, वॉर के बारे में लिखा हुआ रहता है, उसमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। वॉर के बारे में डेफिनेटली वहाँ पे भी अवेलेबल है। सो क्या आप वो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो न्यूज़पेपर से डिटेल में जानने के लिए? नहीं पढ़ते हो। मुझे ऐसा लगता है नहीं। क्या अगर मैं सेम इन्फॉर्मेशन कंसाइज वे में मैं आपको बोलूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट पे है जो स्लाइड्स में बहुत सारे अलग अलग इन्फ्लुएंसर क्रिएटिव लोग जो पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर वो रील्स के थ्रू या पोस्ट के थ्रू करते हैं, तो आप वो कंज्यूम करोगे? डेफिनेटली। वो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन दोनों ही जगह पे इंपॉर्टेंट है, और इवन मैं बोलूँगा तो न्यूज़पेपर में ज़्यादा बेटर तरीके में एक्सप्लेन की हुई है, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लेकिन अभी के टाइम पे कोई भी अपना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वैसे ही आपके रेज्यूम पे भी है कि आपका रेज्यूम का लेआउट कैसा है। अगर उसके अंदर सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मैशअप है, भरी हुई है, तो आप सोचोगे कि मुझे कोई कॉल क्यों नहीं कर रहा है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है। अब मैं भरी हुई बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिज्यूम में कुछ भी लिखना नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखी तो समझ में भी क्या आएगा कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, इसको आगे इंटरव्यू में बुलाना है कि नहीं बुलाना है। मतलब आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा आपके रिज्यूम में, आपको किस हिसाब से चीज़ें को लगानी है कि सबसे पहले वो अट्रैक्टिव दिखे। क्योंकि मैं न्यूज़पेपर सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जो कि मैं शायद से हेडलाइन एक बार पढ़ भी लूँ, लेकिन उसके अंदर जाके पढ़ने का मेरा मन नहीं करता है। उसका रीज़न है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पढ़नी पड़ेगी। लेकिन सेम चीज़ है, अगर मैं कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट देखता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक सिंगल 2-3 लाइन में या 3-4 अलग अलग लाइन में सेम इन्फॉर्मेशन, जो सबसे ज़्यादा कंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, वो मुझे वहाँ से मिल जानी है। तो मैं उसको ज़्यादा वैलिडेट करके ज़्यादा उसके डीप डाउन डिग नहीं करता हूँ। तो इसके लिए लेआउट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इस हिसाब से बनाना है उसे कि कोई भी आपका जैसे ही रेज्यूमे देखता है तो उसको ऐसा लगे कि हाँ मैं थोड़ा सा उसको पहले रीड करूँ। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके रेज्यूमे का। तो आपको इस हिसाब से उसको सोचना है और उसको इस हिसाब से बनाना है कि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। तो लेआउट का मतलब ये होता है। सेकेंड टॉपिक है अपना सीक्वेंस के ऊपर। अब आपको मैं बताऊंगा सीक्वेंस की एक एग्जांपल को लेकर कि जब आप फ़ोन खरीदने जाते हो अपना, तो कभी भी आपके फ़ोन के बॉक्स के ऊपर कभी आप ये देखते हो कि वो कौन से कंट्री में बना है, या फिर सबसे पहले आप ये नहीं देखोगे, वो कभी चेक करने की कोशिश करोगे कि उसका डिस्प्ले कौन से मटेरियल से बना हुआ है, या उसका बैग किस मटेरियल से बना हुआ है, उसके अंदर कौन से कंट्री से सेमीकंडक्टर इंपोर्ट किया हुआ है, उसका रेजोल्यूशन कौन से कंट्री से, मतलब आलतू फालतू की चीज़ें तुम नहीं देखोगे। मेरा बोलने का मतलब ये है, तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखोगे कि मुझे इंटरनल स्टोरेज कितना मिल रहा है, उसका रैम क्या है, उसका इंटरनल स्टोरेज रैम के बाद में रोम देखते हैं, और भी जो भी इंफॉर्मेशन है तुम्हें पता है कि मुझे प्रिसाइज देखना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब रेज्यूमे की बात करता हूँ सीक्वेंस की, तो मेरा बोलने का मतलब है कि आपके रेज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको डालनी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो सबसे पहले डालनी होती है। क्योंकि आपके रेज्यूमे में इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हाईलाइट ज़्यादा ऊपर होना जिसके लिए आपका रेज्यूमे वहाँ पे आपने अपलोड किया है। तो आपको आपका सीक्वेंस कैसा रखना है, सबसे ऊपर टॉप में रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपका नाम इनफ है आपके रेज्यूमे को स्टार्ट होने के लिए, बट आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी हॉबीज़, ये सब चीज़ें ऊपर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पर्सनली मैं फील करता हूँ, क्योंकि
ये चीज़ें डेफिनेटली इंटरव्यू को, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस, आपका जो की स्किल एरिया है, अगर वो हाईलाइटेड है मेरे सीक्वेंस में सबसे टॉप मोस्ट पैराग्राफ पे, तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों को चेक करेगा कि ये पर्सन कहाँ का रहने वाला है, इसका ईमेल आईडी क्या है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इसकी हॉबीज़ क्या क्या है। तो ही मे गो टू अदर पार्ट ऑफ माई रेज्यूमे ऑल्सो, जब उसको पता चलेगा कि मुझे ये वाली चीज़ें इसकी अच्छी लग रही है, ये वाली चीज़ें मेरे करंट प्रोफाइल से मैच कर रही है। तो तुम्हें ऐसा समझना है कि सीक्वेंस में चीज़ों को लिखना है, उसको कुछ भी आगे पीछे ऊपर नीचे करके नहीं, सब चीज़ें सिस्टमेटिक 1 by 1 सीक्वेंस में रखना है। इंडस्ट्री की जॉब की रिक्वायरमेंट को समझना है। तुम इंजीनियर बैकग्राउंड के हो, तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, तुम आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, तुम्हारी फील्ड में कौन कौन सी अलग अलग जॉब है, कौन कौन सी अलग अलग डेजिग्नेशन है, और उस स्पेसिफिकली डेजिग्नेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैं अगर बोलूँगा कि मैं एक प्लम्बर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या सुपरवाइजर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, साथ में एक फार्मासिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली उस डेजिग्नेशन के लिए कोई रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है। तो तुम्हें वो समझना है कि मैं जिस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अपनी इंडस्ट्री के वाइज में तुम सेलेक्ट करो और उसको थोड़ा सा सर्च करो गूगल पे, तुम्हें naukri.com पे, indeed.com पे, वहाँ पे अपना डेजिग्नेशन तुम सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत सारे जॉब के प्रोफाइल्स मिलेंगे, और वहाँ जाके उसको रीड करो। और जब तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वहाँ के कुछ पैराग्राफ्स अपने पास में रखो, वहाँ से निकालो, तब जाके तुम्हें समझा कि हाँ ये पैराग्राफ मुझे मैच कर रहा है। और वो चीज़ों को अपने रेज्यूमे में मेंशन करो कि ये चीज़ें का मुझे नॉलेज है। उसको फ्रेजिंग के लिए, क्योंकि इनिशियली तुम इतने एक्सपीरियंस नहीं हो सकते हो कि तुम्हें सारी चीज़ें पता हो कि मुझे कैसे लाइन लिखनी है, कैसे बोलना है। तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ वहाँ से तुम्हें उठानी है, कॉपी नहीं करनी है, लेकिन तुम्हें समझनी कि मेरे स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे इंडस्ट्री में ये वाली ऑलरेडी जॉब पोस्टेड है, तो इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो अगर उनमें कोई चीज़ें तुम्हें आती है, सो वो तुम्हें अपने रेज्यूम में उसको इम्प्लीमेंट करनी है, वो चीज़ें तुम्हें हाईलाइट करनी है अपने रेज्यूम के अंदर। अब मैं बताने जा रहा हूँ चौथी चीज़, जो लोगों को अटपटी लग सकती है लेकिन मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रेज्यूम बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक सिंगल डेजिग्नेशन के लिए, एक सिंगल रोल के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं अगर एक सिंगल डेजिग्नेशन, सिंगल रोल के लिए बना रहा हूँ तो स्पेसिफिकली उस इंडस्ट्री के लिए या उस रोल के लिए, जब तक कोई वैकेंसी नहीं आती है, मुझे कोई भी कॉल, कोई भी मैसेज या कोई भी एम्प्लॉयर का कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं यहीं घर पे बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ, या मेरी पुरानी जॉब के अंदर ही इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे नया कॉल कब आएगा, नई जॉब कब आएगी, नई रिक्वायरमेंट कब खुलेगी, ऐसे सोच में रहूँगा। लेकिन सबको पता है कि सबकी इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं जो कि रोल के अकॉर्डिंगली क्लासीफाइड होते हैं। रोल मीन्स, अभी मैं जैसे आपको इसके पहले एग्जाम्पल में बताया कि एक सिविल इंजीनियर के प्रोफाइल में 3 डेजिग्नेशन मैंने आपको बताई, एक साइट इंजीनियर, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एक क्वालिटी इंजीनियर। साइट इंजीनियर साइट की एक्टिविटीज़ देखता है, साइट पे लेबर मैनेजमेंट और मटेरियल रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें देखता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनको डिज़ाइन के रिलेटेड में देखता है। क्वालिटी इंजीनियर क्या करता है, टेस्टिंग इंस्पेक्शन के बारे में देखता है, मटेरियल्स के जो साइट पे रहते हैं। इनके अलग अलग डेजिग्नेशन, अलग अलग रोल है। बट एक सिविल इंजीनियर अगर अपने किसी भी पर्सनली जॉब में उसको ये एक एक्सपीरियंस है, उन्हें और भी चीज़ें देखी है, और ही इज़ विलिंग टू वर्क इन अदर डेजिग्नेशन विथ अदर डेजिग्नेशन ऑल्सो, सो उसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो ये जैसा मैंने एग्जांपल एक सिविल इंजीनियर के लिए दिया, ये सबके ऊपर इम्प्लाई होता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज, सो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि तुम्हें सिर्फ किसी एक डेजिग्नेशन से स्टिक रहना है। थोड़ा सा अपने डेजिग्नेशन में वेरिएशन कर सकते हो, अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में कर सकते हो, तुम्हें भी नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी। और हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी तुम जिस अभी करेंटली इंडस्ट्री में या किस डेजिग्नेशन में देख रहे हो उसमें नहीं हो, तो थोड़ी सी वेरिएशन करके तुम 2 रेज्यूम बना लो। एक मैं बना लेता हूँ एज अ साइट इंजीनियर के लिए, एक मैं बना देता हूँ क्वालिटी इंजीनियर के लिए। तो जब मैं रेज्यूम बना रहा हूँ साइट इंजीनियर के लिए, तो मैं थोड़ी सी मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पास्ट एक्सपीरियंस में उसमें हाईलाइटेड क्या दिखाऊंगा, साइट इंजीनियर वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लिखूंगा एज कम्पेयर टू क्वालिटी इंजीनियर। और जब मैं क्वालिटी इंजीनियर के लिए रेज्यूमे बना रहा हूँ तो मैं उसमें क्वालिटी इंजीनियर की जो मेरी मटेरियल टेस्टिंग इंस्पेक्शन रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड एक्सपीरियंस है, मैं वो चीज़ें हाईलाइट करूँगा। बोलने का मतलब सिंपल है, आपको समझना है कि आपके डेजिग्नेशन वाइज में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो चीज़ें आपको आपके रेज्यूमे में लिखना बहुत ज़रूरी है। और एल्स आपका रेज्यूम कभी भी हाईलाइट नहीं होगा, टॉप पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे कोई भी एम्प्लॉयर किसी के पर्सन के नाम के ऊपर से रेज्यूमे नहीं ढूंढता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्च करता है सर्च इंजन में। जैसे कि तुम गूगल पे कोई डिश बनानी है, तो अभी तुम्हें चाइनीज भेल बनानी है, तो हाउ टू मेक चाइनीज भेल तुम डायरेक्ट डालते हो। तो वैसे कोई
पर्टिकुलरली किसी का नाम लेके कोई नहीं ढूंढता है। बोलने का मतलब ये है कि मुझे लुकिंग फॉर अ साइट इंजीनियर, लुकिंग फॉर अ क्वालिटी इंजीनियर हु हैज़ एक्सपीरियंस इन मटेरियल टेस्टिंग डिपार्टमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ISO, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स डाल के वो देखता है। तो अगर वो वाली चीज़ें तुम्हारे रेज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन है तो तुम्हारा रेज्यूमे वहाँ से ऊपर होता है सर्च इंजन में। मतलब जब वो सर्च करता है तो बहुत सारे लोगों ने रेज्यूमे डाला रहता है, तो तुम्हारा रेज्यूमे ऑटोमेटिकली ऊपर हाईलाइट होके दिखता है। इसके लिए तुम्हें वैसा फॉलो करना चाहिए। अब पांचवी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये समझना है कि तुम कितना लिख रहे हो अपने रेज्यूमे। जैसा कि मैंने ये वाली पहले भी बोली, पॉइंट 1 से थोड़ी सी ये रिलेट करती है, बट ये पूरी एग्जैक्टली नहीं है। इसका मतलब ये है ना कि तुम किस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस सैलरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें अपना रेज्यूम बनाना है। तुम किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो जहाँ पे तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है और वहाँ पे तुम्हारी सारी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें ये वाली चीज़ें अपने रेज्यूम में लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अभी सिर्फ ये सोच के नहीं छोड़ सकते हो उस रेज्यूम को कि वो मेरे रेज्यूम में उसको कितना इंटरव्यूअर को या एम्प्लॉयर को जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी वो उसमें से उठा लेगा। तुम्हें इतना समझना है कि अगर मैं 15,000 की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे कितना कंटेंट लिखना है। मैं अगर 30,000 के लिए कर रहा हूँ तो मुझे कितना कंटेंट लिखना है। अभी मैं 50,000 की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो कितना कंटेंट लिखना है। तो वेरी करता है। तुम 50,000 की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, 70,000 की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और तुम गलत ग्रामर लिखोगे, सो डिफिकल्ट है वहाँ पे तुम्हें कि वहाँ से कॉल आएगा। और इफ़ इन केस अगर कॉल आ भी गया तो तुम इंटरव्यू में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चीज़ें ऐसी है कि जैसे जैसे तुम हायर डेजिग्नेशन पे जाते हो तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, तो वहाँ पे तुम ये सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो। यस, 15-20,000 के लिए तुम्हारे रेज्यूम में ग्रामर मिस्टेक रहेगा, कोई HR रहेगा, कोई टेक्निकल मैनेजर रहेगा, वो अवॉइड कर देगा, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। वो कोशिश करेगा कि तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है, पास्ट एक्सपीरियंस है, वो कितनी ज़्यादा रिलेवेंट है विथ करंट रिक्वायरमेंट, करंट डेजिग्नेशन रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करेगा। तो मेरा यही बोलना है आपको कि आपका जो कंटेंट रखो वो इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट रखो। तो आई होप सारे 5 पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे। नहीं किए होंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इन 5 पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिख देता हूँ, आप उसमें से भी जाकर स्क्रीनशॉट मार लो और इन चीज़ों को सेव रखो। और आने वाले टाइम में आपको किसी और वीडियोस की ज़रूरत होगी या किसी और टॉपिक के ऊपर आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न रह गया है, कुछ चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसके बारे में और इलेबरेट करके वीडियो बनाऊंगा। कोई और प्रॉब्लम हो रही है आपको आपके रेज्यूम बनाने में या रिलेटेड में किसी और, तो डेफिनेटली मैं उसके साथ में भी वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हो।